जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? अनवारुल्लाह काकड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये दूसरा एपिसोड है और बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, आप यकीन करें कि पहली मरतबा हम सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो क्या है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर कितना ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, इसका सारी डिटेल जो है फ़र्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं। और मेरा ख्याल है जितने स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, मुतालिया पाकिस्तान के साथ उनको कोई दिलचस्पी है या वो CSS के पेपर्स देना चाह रहे हैं, उन सबको चाहिए कि काकड़ साहब की गुफ्तगू सुने, इससे उन्हें बलूचिस्तान के इश्यूज़ की समझ आएगी। अच्छा काकड़ साहब, इशू ये है कि BLA बन गई, उसके ट्रेनिंग कैंप्स बन गए और यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी, उन्होंने कत्ल गारतगरी शुरू कर दी, पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए, लेकिन स्टेट को नहीं पता चला। तो स्टेट इतना अरसा खामोश क्यों रही और इतना अरसा इतने फासले पे क्यों रही? और दूसरा, क्या बाहर से भी लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? दो सवाल हैं आपके पास। अच्छा देखिए, कोई भी इंसर्जेंसी में एज अ स्टूडेंट ऑफ इंसर्जेंसी मैं ये बात कर रहा हूँ, एक तो उसकी जो ऑर्गेनिक या इंडिजिनस सपोर्ट बेस है ना, उसका होना लाजमी है, ये एक फैक्टर है। ठीक। वो उसकी परसेंटेज कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका वजूद होना चाहिए। ठीक। बाहर से लोग इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते, इंजेक्ट नहीं कर सकते उस सपोर्ट बेस को, उसको खुद होना चाहिए। पैदा नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, सपोर्ट कर सकते उसका वजूद। फिर एक्सटर्नल सपोर्ट जो है ना, उस इंडिजिनस सपोर्ट बेस को जब मुहैया होती है तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर उसकी एक्सटर्नल सपोर्ट ना हो तो फिर बेशक 100% भी इंडिजिनस सपोर्ट होना, उसके सक्सेस के चांसेस नहीं बनते। ठीक है। आपने अगर कोई नई ज्योग्राफी क्रेव आउट करनी है, कोई और टारगेट अचीव करना है, उसके लिए फिर लाजमी सपोर्ट जो है ना, वो आपको एक एक्सटर्नल एंटिटी की सूरत में सही बात चाहिए। अब वो एक्सटर्नल एंटिटी अर्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुस्तान थी, कहीं अमेरिका हो सकती है, कहीं कोई और रशिया हो सकता है। यहाँ हमारे अक्सर दोस्त हम पे एतराज़ करते थे कि जी आप लोग हमेशा इंडिया का नाम लेते हो। मैंने कहा यार, अगर माल्टा होता तो मैं माल्टा का नाम लेता। अब फैक्चुअली जब इंडिया है तो मैं, अगर आपको प्रॉब्लम है इंडिया से तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन है हिंदुस्तान। ठीक है। बाकी किसी का हमें एविडेंस नहीं मिला। बाकी ममालिक के लोग नाम लेते हैं, वो विदाउट एविडेंस है। इंडिया एविडेंस के साथ है। ठीक है। उसमें हमारे पास इंटेलिजेंस एविडेंस मौजूद है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है, ह्यूमन इंटेलिजेंस मौजूद है, कुलभूषण हमने पकड़ लिया है। सो देयर इज़ एन ऑल आउट एस्टैब्लिश्ड केस अगेंस्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन यूनियन एंड इंडियन स्टेट इनटू द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक ठीक। इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। ठीक। बाकी आप किसी भी मुल्क का नाम, आप अगर फ्रांस से नाराज़ हैं, आप फ्रांस का नाम ले सकते हैं, किसी और का नाम ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कंक्रीट एविडेंस किसी और के खिलाफ नहीं। इंडिया का है विदाउट एनी डाउट। ठीक। लेकिन मसला ये है कि इंडिया ऑपरेट करता है ईरान के साथ या अफ़गानिस्तान के ज़रिए, दोनों में। तो अफ़गानिस्तान के अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैले हुए थे और वहाँ तो कहा जाता था कि परिंदा पर नहीं मार सकता। ईरान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात है, तो वो क्यों इस्तेमाल होते रहे? देखें, एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जब रिपब्लिक की, अफ़गान रिपब्लिक का ज़माना था ना, वो मोर और लेस एक क्लाइंटेज की सूरत इख्तियार कर गया था। क्लाइंट स्टेट का स्टेटस उसका मिल गया था। रॉ की आउटपोस्ट्स थी जो अफगान डाले, और सो मच सो कि रॉ उनको जो पेमेंट्स आगे होती थी वो ऑफिशियली वायर होती थी, ऑफिशियली वहाँ पहुँचती थी, फिर ये डिस्पर्शन उनकी करते थे। तो वो तो लग ऐसे रहा था कि उनकी एक प्रॉक्सी बन गए। फिर चूँकि नेटो और अमेरिका वहाँ पे मौजूद था, उनके साथ उनकी अपनी उन ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो भी मौजूद थी। सो देयर वाज अ कंपटीशन ऑफ बिटवीन 15 to 20 इंटेलिजेंस आउटफिट्स। कोई इंफॉर्मेशन ख़रीद रहा है, कोई इन्फ्लुएंस ख़रीद रहा है, कोई किसी ग्रोह को करीब कर रहा है। सो वो कोई सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल स्टेट तो थी नहीं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा रूथलेस कंपटीशन चल रहा था। उसमें आपकी क्या इकोनॉमिक पोजीशन थी, how much you could afford to pay an information as compared to your competitor in either in RAW or in MI5 or in MI6 or CIA, whatever. आपकी अपनी एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी तो है टू बाय इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन।
और दूसरी तरफ जो है ना एक मुल्क जो है ना वो 400 अरब डॉलर के साथ खड़ा है या 150 अरब। सो वो कैपेसिटी के भी क्वेश्चन ज़रूर, वो 10 अरब रुपया, वो 10 अरब डॉलर लगा सकता है, हमारी टोटल इकॉनमी इतनी है नहीं है आपकी इतनी इकॉनमी। सो ये तो तमाम चीज़ें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ ईरान के भी पोस्ट खुमैनी हमारे यहाँ हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि पोस्ट सफ़ावाइड के बाद जो एक सेक्रेटेरियन एजेंडे के तहत किसी नेशन स्टेट का तस्वुर आया है इस्लामिक वर्ल्ड में, वो रियासत ईरान की आई है। और उनका जो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रेटिजिकली देखने का अंदाज़ है वो ज़रा मुख्तलिफ हो गया। वो IRGCC का क्या व्यू है और ख़ामेनेई साहब का क्या व्यू है, ईरान की पार्लियामान का क्या व्यू है, आम ईरानियों का क्या तस्वुर है, ये 3, 4, 5, 6 लेयर्स हैं। ठीक है, वहाँ ईरान के अंदर हैं और अभी तक वो IRGCC की जो लेयर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक, वो तगड़ी है ना जी, जो इन तमाम चीज़ों में जो मैटर करते हैं। अब वो बदकिस्मती से डिस्टॉर्ट था, स्क्यूड था, वो हमें शायद ख़ुद भी सस्पेशन के साथ देखते थे और वो समझते थे कि शायद उनके वजूद के ख़िलाफ़ हम प्रो अमेरिकन है या उनके वजूद के ख़िलाफ़ हम भी लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने भी अपने यहाँ ऐसे तमाम ग्रोहों और ग्रुपों को या उनकी पुश्तपनाही कह लें या उनकी हमायत कह लें या सरफ नज़र कह लें, ठीक ठीक, तीनों कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक हो गया, लेकिन उससे नुकसान हमें हो रहा था, ठीक, ये ज़रूर किया। ठीक। अब सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो स्टेट क्यों खामोश थी, स्टेट ने क्यों नहीं कार्रवाई की? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट खामोश थी। एट टाइम्स होता कि अगरतला साजिश केस, अगर हमारे यहाँ आप जिसको देखें पाकिस्तान में उसको शौक़ है हमूद रहमान रिपोर्ट पढ़ने का और पढ़वाने का, और पढ़ी किसी ने नहीं है वैसे। अच्छा, पढ़ने का शौक़, पढ़वाने का शौक़ ज़रूर है हमें। हम में से कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि अच्छा यार 1966 में एक कर्नल की सतह के रैंक के आदमी ने अगरतला साजिश केस में जो 70, 72, 700, 200 जितने अफराद की निशानदेही की जब बांग्लादेश बना, उनमें से अक्सरियत उसके हुक्मरान तबके में थे। ठीक, इसका मतलब है वो रिपोर्ट दुरुस्त थी क्योंकि वो सब कैबिनेट का हिस्सा बने ना, वो बाद में उस हुक्मरान अशराफिया का हिस्सा बने। तो इंटेलिजेंस एट टाइम्स मैं समझता हूँ अगर मैं अगरतला को केस स्टडी के तौर पे देख लूँ तो हमें अगर किसी को अवार्ड देना चाहिए ज़रूर उन साहब को, जो भी साहब थे वो, उन कर्नल साहब को तलाश करके उनके लवाकिन उनके पसमानदगान में से कोई अगर है, अगर वो हयात नहीं है, ज़रूर उनको अवार्ड करना चाहिए। हमें तो अपने नेशनल हीरोज़ का या फोज और फ्रेंड्स के तफरीक का ही नहीं पता। हमें पता नहीं हम किसको अवार्ड देने चल पड़ते हैं। एनीवेज, ब्रिंगिंग इट बैक हियर, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट सोई होती है। अच्छा, एट टाइम्स जो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी आपके पास होती है वो जब ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर जा रही होती है, प्रोसेस होकर ऊपर जा रही होती है, उसकी जो ग्रेविटी होती है ना, वो कुछ लोग फील्ड पे शायद ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं और ऊपर जाते हुए वो डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती है और उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ और बड़े काम होते हैं ना ऊपर जी, उसके और बहुत ज़्यादा काम होते हैं। उनका कैनवस ब्रॉड होता है, उनको एक BLA के अलावा 550 और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो वन ऑफ दोज थिंग्स होती है कि जी अच्छा यार बलूचिस्तान में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। सो वो जो रिक्वायर्ड फोकस है वो नहीं मिल पाता। ठीक, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे स्टेट ने मिसरीड भी किया। ये नहीं है कि उनका हर काम दुरुस्त होता है। मिसरीड किया है, मिसजज किया है, उसका कॉस्ट हमने पे की है, चाहे वो रिलीजियस वायलेंस की सूरत में है या नेशनलिस्ट वायलेंस की सूरत में, दोनों सूरतों में हुआ है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमारी इंटेलिजेंस असेसमेंट थी विज़-अ-वी दीज आउटफिट्स, विज़-अ-वी देयर पॉलिटिकल एजेंडा, विज़-अ-वी देयर गोल्स, वो दुरुस्त थी। फिर इंटेलिजेंशिया में, मीडिया में बदकिस्मती से लोगों ने ज़ाहिर है न वो नेशनलिस्ट मूवमेंट को, न आइडेंटिटी के क्वेश्चन को, न उससे जुड़े हुए जोग्राफिया के तस्वुर को, ये वो शकील किस्म के सियासी सवालात हैं जिसमें आम लोग न इंटरेस्टेड होते हैं, न उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात, सही बात। तो वो आपसे पूछते हैं अच्छा जी बलूचिस्तान में क्या हुआ है, उनको एक क्विक इंस्टेंट आंसर चाहिए होता है। आप कहते हैं जी वहाँ सड़क नहीं बनी तो ज़ाहिर बलोच पंजाबी मार रहे हैं। सही बात। ये वो कैश के पैसे हम खा गए इसलिए जी वो आपको कत्ल कर, अब सोना निकल रहा है तो उनको, अब सोना निकल रहा है, उनको सोना नज़र आ रहा है तो वो आपको नहीं छोड़ रहे। यू नो all those simplistic explanations जिसका सहारा
हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने लिया, सिंपलिस्टिक अंदाज में चीज़ों को देखा। हिस्ट्री का ऐसे ऐसे मैंने प्रोग्राम्स देखे चौधरी साहब कि प्राइम टाइम का प्रोग्राम है, एक साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से 3 मेहमान बुलाए या 4 मेहमान बुलाए, और वो 4 के 4 वो लोग हैं जो सक्सेशनिस्ट के हिस्टोरिकल वर्जन को मानते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और वो चारों मंतुरा अजीबगु मंतुरा के मुतरादिफ एक ही बात को रिपीटिशन कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आज मैं रियासत का बयानिया लेके आ रहा हूँ, मैं अब भी ऑब्जेक्टिव रहना चाहूँगा। मैं कहूँगा एक सेपरेटिस्ट का वर्जन है और एक रियासत का वर्जन है। इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि वो ये तफरीक लगा सके, बता सकें कि जी इसमें तफरीक है, ये एक सेपरेटिस्ट का वर्जन है और एक रियासत का भी वर्जन है। कोई गलत या दुरुस्त उसका फैसला बेशक ऑडियंस कर ले। ठीक है, वो उन्होंने गॉस्पेल ट्रूथ के तौर पे इल्हामी स्टेटस के तहत अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे थे और पाकिस्तान में कोई इसको चैलेंज नहीं कर। अच्छा, BLA जो है वो डेवलप हो गई, फिर वहाँ पे BLF डेवलप हो गई, फिर BRA डेवलप हो गई और उन्होंने वहाँ पे एक्टिविटीज़ शुरू कर दी है। और इस दौरान जो है ज़ाहिर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सके और अल्टीमेटली बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो है क्या? मिसिंग पर्सनस का वाकई कोई है इशू नहीं, महारंग बलोच जो हैं वो क्या कर रही हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल सारी? देखिए जब मेरा अपना इस पर मुख्तसरन ये कहना है, मैंने एपेक्स कमेटी में भी इसका जिक्र किया कि पाकिस्तान को 2 किस्म के तशद्दुद का सामना है, ठीक, या 2 किस्म के चैलेंजेस का सामना है जिनको तशद्दुद के टूल या वायलेंस के टूल के ज़रिए अचीव करने की कोशिश की जा रही है। एक चैलेंज है कि वो चाहता है कि आपका निज़ाम बदल दे। ठीक हो, वो तकफीरी TTP की सूरत में वो कहते हैं कि जनाब जिस तर्ज़ ज़िंदगी में आप गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी, ये मैंने बदलना है, मैंने आपको बताना है कि आपकी दाढ़ी का साइज़ क्या होना है, अपने लिबास के शलवार के पैंचे कितने होने चाहिए, आपके अटायर कैसे होगा, आपके निकाह के कौन से लवाजमात होंगे, आपके फ्यूनरल के तालीम होगी या नहीं, ख़वातीन पढ़ेंगी नहीं पढ़ेंगी, मैं बताऊँगा आपको। और जो मैं बताऊँगा ये दरअसल इल्हामी हैसियत में सबसे दुरुस्त अंदाज़ ज़िंदगी और फ़िक्र ज़िंदगी है। और ये अगर तुम नहीं मानोगे तो ये मेरी बंदूक है, मैं तुम्हें मनवा लूँगा इस बंदूक के ज़ोर। सो ये निज़ाम तब्दील करना चाहता हूँ। दूसरा आपके जोग्राफिया तब्दील करना चाहता हूँ। ठीक हो, वो कहते हैं मैंने इस जोग्राफिया को बदल के अपनी मर्ज़ी का जोग्राफिया तश्कील देना है और उसके नाम ग्रेटर बलूचिस्तान जो भी रियासत का नाम रखना है। अब इन दोनों अहदाफ को हासिल करने के लिए उनका जो बेस्ट अवेलेबल टूल है वो वायलेंस है। ठीक हो, वायलेंस के साथ साथ फिर एक नैरेटिव का कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें एक सपोर्ट बेस इस वायलेंट मूवमेंट्स को चाहिए। ठीक हो, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। ये जो निज़ाम की तब्दीली का पॉलिटिकल और सोशल स्पेस है वो अल्लाह का करम है कि स्क्वीज़ होता जा रहा है दिन ब दिन। एक वक्त तक काफ़ी बड़ा था, ठीक था, जब तक अमेरिकन और नेटो अफगानिस्तान में मौजूद थे, अर्ली डेज ऑफ वॉर ऑन टेरर हैं, यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। उस निज़ाम की हमदर्दी में या उस वायलेंस की हमदर्दी में भी आपको बाय एंड लार्ज सोसाइटी में एक एक्सेप्टेबिलिटी नज़र आती थी। ठीक ठीक, मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से जब उन्होंने अपना रियल चेहरा दिखाया, मासूम लोगों बच्चों को हिट किया, दैट वाज द ज़ाहिर एक्सट्रीम। लेकिन उसके साथ साथ पेनफुली हमने अपना ये लेसन लर्न किया और वो स्क्वीज़ हो गई वो पॉलिटिकल और सोशल स्पेस। ठीक हो, अब बाय एंड लार्ज अगर आप सोसाइटी में किसी सेकुलर तबके से आपका ताल्लुक़ है या कंजर्वेटिव तबके से आपका ताल्लुक़ है, आपकी शाम रंगीन गुजरती है या ताज्जुद में गुजरती है, दोनों सूरतों में आप इस वायलेंस के बाय एंड लार्ज खिलाफ है। कोई एक्सेप्टेबिलिटी कोई नहीं है इसका, हामी अब इसका नहीं है। दूसरी तरफ जो जोग्राफिया तब्दील करने के हवाले से है उसके लिए सोशल और पॉलिटिकल स्पेस अब भी मौजूद है। ठीक, सो जिसको हम बसा औक़ात अपने दोस्तों को कहते हैं कि देयर कांट बी गुड वायलेंस एंड बैड वायलेंस। ठीक है, वायलेंस इज वायलेंस। पहले आप गुड तालिबान बैड तालिबान की बात करते थे, हम उसी अंदाज में आपको कहते हैं कि किसी भी रियासत में वायलेंस ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स की सूरत में आता है,
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में वायलेंस का सामना होता है। MQM कराची में आपने नहीं तस्लीम किया, आपने उसको रेजिस्ट किया सोसाइटी ने। नेशनलिस्ट वायलेंस सूरत में BLA के वो आती है, या TTP की सूरत में रिलीजियस वायलेंस आती है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए सोसाइटी और रियासत दोनों की टूवर्ड्स द वायलेंस। जब आप रैशनलाइजेशन ऑफ वायलेंस शुरू कर देते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन का इम्बैलेंस है। कोई अहमक या झूठा इसका इनकार करेगा, वो मौजूद है। 3 दफ़ा इंटरवेंशंस हुई हैं, 3 दफ़ा टेक ओवर्स हुई हैं, फिर हाइब्रिड रिजीम्स की बातें हुई हैं, क्वेज़ाई कंट्रोल की बातें हुई हैं। ये सब हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। लेकिन अगर इस इम्बैलेंस की वजह से जो कि वजूद रखता है, कहीं पे सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है, कहीं पे निज़ाम को तब्दीली बज़ोर शमशीर, बज़ोर ताकत, आप इस तमाम का बुग़्ज़, चूँकि आप उस मजबूत मिलिट्री के ख़िलाफ़ शायद नहीं लड़ पा रहे हैं, तो फिर वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, टू ग्लॉट ओवर। ठीक है, आप ग्लॉट ओवर करते हैं BLA के वायलेंस में, कहीं पे TTP के वायलेंस में, कि चलो अच्छा हुआ, ज़रा इनको भी सबक मिले, ज़रा इनको भी पता लगे। ये जो एटीट्यूड है बड़ा नेगेटिव है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बड़ा मनफी है। ठीक, आपको इसको डीलिंक करके देना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को तब्दील करके देखना उसको आप हार्डकोर वायलेंस या टेररिज्म को बिल्कुल सेपरेटली हैंडल करेंगे। ठीक है। और जो आपके पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, डेमोक्रेसी का सेटलमेंट है, सिविल सुप्रीमेसी है, वो एक जर्नी है, वो एक प्रोसेस है, उसको बिल्कुल अलग पैराए में देखें। बहुत अच्छा। अगर ये आप इसको नहीं, और ये हमने नहीं किया। मुझे याद है जब PMLN का कन्फ्रंटेशन थी मिलिट्री के साथ, वो आपको बलूचिस्तान का ताना देती थी। जब पीपल्स पार्टी का होता है तो वो आपको ताना देती। आजकल रिसेंटली मैं PTI के ताने सुन रहा हूँ कि बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, हाथ में आ गया। अनफॉर्चुनेटली अगर ये जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग होती ना, तो मैं जेन्युइन डिस्कोर्स में उसके साथ, फिर आप सपोर्ट करते हो उसको। प्रॉब्लम ये है कि आपका हदफ कुछ और है, आपके टारगेट कुछ और है, और आप बहाने कोई और ढूंढ के जो है ना उसको लेके चल रहे हैं। यानी बलूचिस्तान को ताना बना दिया आपने। आप अपने मकसद के अपने मकसद के लिए, माजी में भी होता रहा, अभी फिर आप कर रहे हैं। अब वहाँ पे वायलेंट मूवमेंट इस वक्त करंटली चल रही है। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं हाई कोर्ट में भी मेरी अपीयरेंस हुई थी, मैंने जज साहब के सामने भी ये चंद गुजारिशात रखी थी, और दोबारा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रखता हूँ कि देखिए, हमें मॉट करना होगा, हमें डिबेट करना होगा। जब आप बेसिक राइट्स की बात करते हैं, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आपने मांग साहबा का जिक्र किया, या दूसरे इस तरह सिविल एक्टिविस्ट जो क्लेम करते हैं या मैस्करेड करते हैं एज अ सिविल एक्टिविस्ट, क्या ये राइट्स सिर्फ उन मिलिटेंट्स की हैं जो आर्म्ड स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं, या जो अनआर्म्ड सिटीजनरी है, ठीक है, जो पीसफुल सिटीजनरी? जावेद चौधरी साहब जाते हैं मस्तूंग, कहते हैं यार मैंने इंग्लिश पढ़ाने हैं लोकल प्राइमरी स्कूल में, और मुझे 25,000 रुपये तनख्वाह मेरे लिए काबिल कबूल है, एंड इन द प्रोसेस ही गेट्स किल्ड। क्या इस जावेद चौधरी की जो वहाँ पे पढ़ाने के लिए गया और उसने ये फैसला किया कि मुझे अंग्रेज़ी ज़बान उन बच्चों को पढ़ानी चाहिए जो बड़े दूर बैठे होंगे, जो बड़े दूर बैठे हुए और वो भी मेरी कौम का हिस्सा है, या इस नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में मेरा ये रोल है, मुझे अदा करना चाहिए। हजाम चले गए और वहाँ पे, और उनको पे भी मैं आता हूँ। मैं पहले इस पे इसलिए रहता हूँ कि क्या इसके कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल किसी किस्म के राइट्स हैं, ये वजूद है या नहीं है, ये इंसान की क्वालिफिकेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। फिर हम मिलिटेंट्स पे भी चले जाते हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स की हुब मोहब्बत ज़रा हम में ज़्यादा है, तो उनके तो कुछ एक्स्ट्रा राइट्स हैं। वो दायरा हमारे एक तबका है, उनको इश्क है, पैशन है उनके लिए, लेकिन ये जो वजूद है इसके हैं या नहीं है। अगर इनके बेसिक राइट्स कोई वो तस्लीम हो जाते हैं क्या हैं, फिर बाकी राइट्स पे भी हम बात कर सकते हैं। आइन में जब आप कोई आर्म्ड मिलिशिया नहीं बना सकते, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी, और उसके नतीजे में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेरा है उसके साथ, रियासत के साथ, मैंने सरेंडर किया है कि जी मैं या तो शरीफ हूँ या बुज़दिल हूँ, लेकिन मैंने असला नहीं उठाना। अगर किसी ने मेरे ख़िलाफ़ वायलेंस का इस्तेमाल किया तो ए हज़रत रियासत, ये आपका काम है कि आप उसको केटर फॉर करें, और आप उसको रिस्पॉन्ड करें और मेरी ज़िंदगी बचाएं।
मेरा काम लड़ना नहीं है, मैं नहीं लड़ता, ना मैं लड़ सकता हूँ, ना मेरे अंदर ये सलाहियत है। उसके लिए मैं ये 50 रुपए कमा रहा हूँ तो 2.5 रुपए का टैक्स मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे सिक्योरिटी देंगे, और साथ में अगर मैंने एक दुकान खोली तो उसके बगल में कोई सड़क बनवा दें ताकि मेरे गाहक भी आए जाए और मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है। बिजली भी दे दें और मुझे पानी दे दें, और पानी भी दे दें और बिजली भी दे दें। यानी इकोनॉमिक सस्टेनेबल मॉडल का जो तर्ज ज़िंदगी है उसकी तरफ मुझे लेके जाए और मुझे सिक्योर करे। अब दूसरी तरफ एक गिरोह उठता है और वो असला उठाता है, वो इन तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाई करता है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका कहता है कि ये जो असूल हमने आपस में तय किए हुए ना, इनके राइट्स तो इनको दे दें, ठीक है, जिनको वो डिफाई कर रहा है, जिनको वो नहीं तस्लीम कर रहा है। ठीक, अब करने चाहिए नहीं करने चाहिए, वो कहते हैं जनाब रियासत महज़ब होती है, फिर आपको ये दर्स पढ़ाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल महज़ब होती है। रियासत गुंडों की तरह तो नहीं बिहेव कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन पहले इसको गुंडा और तखरीबकार तो तस्लीम कर लें। आप इनको हीरो, महरूम, बेचारा, जब आप इसकी हेरोइक डिस्क्रिप्शन शुरू कर देते हैं ना, फ्रीडम फाइटर, तो वो जो हुर्रियत पसंद, फ्रीडम फाइटर, वो जो सोशल और पॉलिटिकल स्पेस है ना, वो बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसका जो वायलेंस है वो रैशनलाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो रियासत के साथ इनके लिए निगोशिएट करना चाहते हैं या अपने लिए निगोशिएट करना चाहते हैं, कहते हैं कि जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, मुझे वज़ीर आज़म बनवा दें, मुझे चेयरमैन सेनेट बनवा दें, मुझे वज़ीर आला बनवा दें, मुझे फ़लाँ बनवा दें, जो भी ये हम जैसे पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्टर्स ये कहते हैं, ये हमें कहते हैं ये बेनिफिशरीज़ हैं। बेनिफिशरीज़ मुझे लगता है कि वो ज़्यादा लोग हैं जो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, ये जो लोग इस वक्त BLA के हैं या वो जो कार्रवाई कर रहे हैं या महारंग बलोच हैं, आप इनको क्या समझते हैं? ये एंटी पाकिस्तान हैं, एंटी स्टेट हैं, ये मुजाहिदीन हैं, ये क्या है? मैं समझूँ या ना समझूँ, उसको तो मैं गलत समझ लूँ और मेरा इदराक ठीक ना हो, मेरे अल्टीरियर मोटिव्स हों। मसला अक्सर दोस्तों को मैं कहता हूँ कि आप इनकी ना वकालत करें ना वजाहत, वो खुद अपने आप को क्या कहते हैं पहले उसका पता कराएं। ठीक है। मैं कभी उनको नाराज़ बलोच कहता हूँ, कभी खुश बलोच कहता हूँ, कभी बेजार बलोच कहता हूँ, मुख्तलिफ नए नाम उनको देता हूँ। अच्छा, ये जो आस पास के सेमी BLA के लोग हैं, ये इनके बिहाफ पे किसी को डरा रहे हैं, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी को खौफजदा कर रहे हैं, किसी को 71 याद दिला रहे हैं, किसी को बांग्लादेश याद दिला रहे हैं, खुद नहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खुद आराम से, कोई शहरों में बैठे होंगे, कोई दुबई बैठा होगा, कोई लंदन बैठा होगा, कोई कहीं और बैठा होगा, आना जाना भी है। वो एक क्वाज़ाई से एनवायरनमेंट में आप जैसे दोस्त को और चले गए, 2-4 तज्ज़ियागार उनसे मिल गए, को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग मिल गए, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लोग मिल गए, जो ड्राइंग रूम गुफ्तगू है उसमें ये गुफ्तगू करते हैं। जो असल फरीक है वो पहाड़ पे ही है। वो उसकी वजाहत और वकालत करने वाला मेरे ख्याल में ना मेरे पास ये हक ये इख्तियार है, ना आपके पास, ना इनके पास। उनकी अपनी स्टेटेड पोजीशंस है, उनके वीलॉग्स मौजूद हैं, उनके वीलॉगर्स मौजूद हैं, उनके प्रिंटेड मटेरियल उनका मौजूद है। वो कहते हैं कि जनाब हम आज़ाद बलूचिस्तान की रियासत पे यकीन रखते हैं। ठीक है। और हम गुफ्तो शनीद पे भी यकीन रखते हैं। हमें वक्त बताए कि इन हमारी ऑक्यूपाइड लैंड से पाकिस्तान की जो पंजाबी फ़ौज है कब जाएगी। ठीक है। ठीक, हमें डेट दे दें, वक्त बता दें, और उसके बाद हम आपके साथ पीसफुल रहेंगे, बस अब चले जाए। ठीक है। ये उनकी पोजीशन है। ठीक। मैं समझूं ना समझूं, आप समझें ना समझें, इररिलेवेंट है। वो स्टेट को नहीं मान रहे, वो तस्लीम नहीं कर, और इसके हुसूल के लिए, इसके हदफ के लिए वो मुसल्लह जदोजहद पे यकीन रखते हैं। ठीक। उस मुसल्लह जदोजहद में वो कहते हैं हिंदुस्तान हो, शैतान हो, जो हमारी मदद करे हम। आप उनसे जब पूछते हैं कि आप कैसे हिंदुस्तान की मदद हासिल कर सकते हैं या करना चाहते हैं, कहते हैं क्यों पाकिस्तान अमेरिका से मदद नहीं लेता। ठीक है। अगर पाकिस्तान अमेरिका से मदद लेता है तो हम भी अपने उसके लिए वो रैशनलाइज करते हैं उसको। ठीक है। अब ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग कहते हैं आप इनके साथ गुफ्तगू क्यों नहीं करते। मैं नहीं कहता, आज वो अगर गुफ्तगू करने को तैयार है बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। ठीक, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते।
अच्छा, एक तो वो करना, अगर वो इस तरह की गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आपने जाना कब है, तो फिर तो मैं ना ही समझूँ। ठीक, फिर तो जाहिर सी बात है, मैं इस तरह की गुफ्तगू करने से तो रहा ना मैं उसकी हमायत कर सकता हूँ। ठीक। क्या रियासत उस सतह पे पहुंच गई है जहाँ पे इनमें वॉर फटीक आ गई है और अब ये थक हार के कह रहे हैं कि यार हम एक गलत राह पे चल पड़े थे, हम वापस आना चाहते हैं, हम तर्क करते हैं वायलेंस को, क्या मुज़ाकरात करनी है, और हम मेन स्ट्रीम में कोई माफ़ी दे दें, तो ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है। कोलंबियन जैसी रियासत जो मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर रियासत थी, उसमें पाब्लो एस्कोबार ने जब नेगोशिएशन शुरू की कोलंबियन अथॉरिटीज़ के साथ, उसमें उन्होंने उनको कहा कि जो सबसे कम सतह की कन्विक्शन है उसका गिल्ट का एडमिशन करना होगा आपको। बिल्कुल सही। एंड यू हैव टू बी इम्प्रेजेंट। ठीक है। ये हमारे यहाँ ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक तस्वुर है। कोई टीटीपी से बातें करता है तो कोई बीएलए से बातें करता है, हथियार फेंक दें तो उनको बुनियादी धारे में शामिल कर। आप अर्ज़ मेरी सुन ले, किसी ने 100 कत्ल किए हुए हैं, 200 कत्ल किए हुए हैं, ये उनको अलेक्जेंडर दी ग्रेट की तरह रिटर्न करवाना चाहते हैं। ठीक है। ये यहाँ ये गुफ्तगू नहीं है कि जनाब आप गलत राह पे थे, आपने रुजू कर लिए, ठीक है। और रुजू के नतीजे में जो आपकी पास्ट की निफेरियस हरकत थी, रियासत या माशरा ये मैग्नमिनिटी का मुजाहरा करके आपको माफ़ करके नॉर्मल ज़िंदगी का एक मौका फराम कर सकता है। आप अल्लाह से भी और अल्लाह के बंदों से दोनों से माफ़ी नहीं, ये तस्वुर नहीं है। अच्छा, माफ़ी नहीं मांगनी, बस वो शामिल वो आप वापस ले आए, इनको वापस ले आए। आप उनसे माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गई। ठीक है। आप बुजुर्ग बरतर हैसियत के साथ बिल्कुल दुरुस्त इखलाकी पोजीशन पे थे, आपके पास बंदूक आ गई, आप पहाड़ पे चढ़ गए, लोग मार लिए, बट ठीक है, लोग बस से उतार के मार दे तो क्या हो गया, हमें माफ़ भी तो कर देना। हाँ, ठीक। अच्छा, ये फरमाइए कि जो मारंग बलोच साहब है, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ये कौन? देखिए, मैं ये इसमें कोई शक नहीं, इनके अपने वालिद साहब भी गफ़ार लांगो साहब जो थे वो वायलेंट डेथ का सामना उनको करना पड़ा, उनकी डेड बॉडी कहीं से मिली थी, और भी इनके कई रिश्तेदार हैं जो इन अमाल से गुजरे हैं। बड़े चैलेंजिंग हालात हैं लोगों के। मुझे मारंग से क्या मतलब, वो मेरी इलाके की बच्ची है, वो हमारे मुझ पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि जी आप लोगों ने पानी बहा दिया और डंडे मार दिए। और एक तरफ तो मुझे पानी बहाने पे यजीद इब्न माविया के साथ ला के खड़ा कर दिया गया, ठीक। दूसरी तरफ से खून बहाया जा रहा है और उस खून बहाने को इस पानी बहाने के साथ भी इकट्ठा करके नहीं देखा जा रहा। ठीक। ये जो बसों से उतार के खून बहाया गया, इतना तबर्रा उन लोगों पे किसी ने नहीं भेजा जितना हम पे पानी बहाने पे भेजा। ठीक। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नामवर सियासत, बड़े जज्बाती अंदाज में हमारे बच्चों पे पानी फेंका गया। हालांकि वाटर कैनन इज़ अ वेरी नॉर्मल टूल ऑफ लॉ जो कि मॉब के मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया में सेटल डेमोक्रेसीज में इस्तेमाल होता है। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस पर बहस हो सकती है। मारंग या उसके से एफिलिएट दूसरी बच्चियाँ भी हैं, समीदीन साहिबा है और कोई कुछ और भी हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, इन दोनों के नाम मुझे सिर्फ याद हैं। ये सिविल एक्टिविस्ट के तौर पे प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक। चंद मगरबी सिफारतकार मुझे मिले, वहाँ पे भी उनको तारुफ जो है वो इसी तरीके से है कि ये सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट। ठीक। अच्छा, मैं इस डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन के साथ एग्री नहीं करता। ठीक। क्यों नहीं करता, उसकी वजह क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि ये दो और इनसे जो जुड़े हुए जितने अफराद हैं, ये मिलिटेंट्स के जो प्रोसीजरल राइट्स हैं वो कहीं अगर वायलेट हुए हैं, सपोजिडली वायलेट हुए हैं, एलिजिडली वायलेट हुए हैं, ये उस पर वॉइस रेस करते हैं। ठीक हो। इनकी तमाम की तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन और उसकी इनंसिएशन जो है वो मिलिटेंट्स की प्रोसीजरल राइट से डीपली लिंक्ड है। ठीक हो। ये कभी पानी के मसले पे इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, स्कूल के मसले पे आवाज़ नहीं उठाई, हॉस्पिटल पे नहीं उठाई, सड़कों पे नहीं उठाई, या मिलिटेंट से हट के अगर किसी के राइट्स, ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, उन पे भी नहीं उठाई। ठीक हो।
अगर आप मिसाल के तौर पर यही पंजाबी बेचारे जो शहीद हुए या उनमें कुछ बलोच भी थे, उनमें कुछ पश्तून भी थे, ये रियासत पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग थे, इनको शहीद कर दिया गया। अगर इनमें से कोई उठता धरना देता, ठीक है, लोग कहते हैं कि जी मजम्मत करें, मुझे मजम्मत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, करें ना करें वो लोगों का। मजम्मत इज द कंडेमनेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉन्शियंस। ठीक, आप अपने ज़मीर को जब उसका इजहार करते हैं तो किसी एक एक्ट को आप कंडेम करते हैं, ठीक, उसकी मजम्मत करते हैं, उसको बुरा जानते हैं। ठीक, वो आप सच भी कह सकते हैं, आप झूठ भी कह सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपके कॉन्शियस पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होता है क्या नहीं होता। बस औकात आप मजबूरी में भी करते हैं। सो लिहाजा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे इनके सिविल सोसाइटी के या सिविल एक्टिविस्ट के तौर पे इनकी क्वालिफ़िकेशंस जो थी वो मेरे नज़दीक ज़्यादा मजबूत होती कि इन्होंने इसके बाद धरना दिया होता, ठीक, और धरना FC हेडक्वार्टर के बाहर दिया होता, कोर कमांडर के ऑफिस के करीब दिया होता, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के करीब दिया होता, गवर्नर हाउस के करीब दिया होता कि जनाब ये मासूम लोगों की कत्ल व गारतगरी हुई है, ठीक है, बराए मेहरबानी इन लोगों के ख़िलाफ़ अकाउंटेबल वायलेंस लॉफुल एक्शंस लें, कार्रवाई करें, इनको पकड़ते हैं, मारते हैं, अदालतों में लाते हैं, ये कानून का इख्तियार है, ये करें। ऐसे ना हो कि अंधी ताकत में रियासत ऐसा रिएक्शन दे जो कि जिसमें मासूम बलोच उसका निशाना ना बन जाए। ठीक, मुझे तो इस तरह की कोई मूवमेंट नज़र नहीं है। मैं क्या समझूँ इसको? मैं वही समझ रहा हूँ जो वो हैं, और वो क्या हैं? वो माउथ पीस है इन मिलिटेंट्स का। ठीक है, उन मिलिटेंट्स के जब प्रोसीजरल राइट्स की बात आती है तो वो यहाँ से नॉर्वे तक चीखते हैं। ठीक, जब उन मिलिटेंट्स की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आती है, वो दुरुस्त हो सकती है, वो दुरुस्त नहीं हो सकती। ठीक, उसको रेज करना, तो लिहाजा ये सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट से ज़्यादा मुझे मिलिटेंट्स के प्रोपेगेंडिस्ट लगते हैं। ठीक है, तो मैं उनको प्रोपेगेंडिस्ट ही समझता हूँ। अब एक सवाल, दोनों का आउटकम यही है कि रियासत के साथ सक्सेशन हो जाए। अब सवाल ये है कि हल क्या है, इसका होना क्या चाहिए? रियासत क्यों खामोश है और क्यों वो थोड़ी सी बैकफुट पे? आप एक बांग्लादेश सिंड्रोम से भी गुजर रहे हैं। आप जब भी कभी कोई अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की भी अगर बात कहीं पर आती है तो लोग एकदम से घबरा जाते हैं कि ये अब क्या कर रहे हैं आप, 1971 में लेके जा रहे हैं। 71 में भी लोग हमें यही कह रहे थे, 72 में भी लोग हमें यही कहते। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ, 25 मार्च 1971 को आपका ऑपरेशन स्टार्ट होता है और विद इन 17 डेज आप अपने ईस्टर्न विंग को खो देते हैं, कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो पिछले 20 साल से चीज़ें चल रही हैं, तो क्यों नहीं टूट रहा? आपका ख्याल है बांग्लादेश की सूरत हाल बलोचिस्तान की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी? एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक, वो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, मैं फिर दोबारा, मुझे पता बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज भी इस हवाले से करते हैं। मैं अपने आप को प्रो बलोच एंटी मिलिटेंट समझता हूँ। ठीक, और जो बलोच ये दावा करता है कि वो प्रो मिलिटेंट और प्रो बलोच है, मेरे ख्याल में या तो वो झूठ बोलता है, ठीक, या वो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। ठीक, देखिए, आम लोअर मिडिल क्लास का बलोच इस मिलिटेंसी का शिकार हो रहा है। किसी एलीट बलोच का बेटा या बेटी अभी तक इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बना। वो बाहर बैठे हुए सर? नहीं, हिस्सा नहीं बना। ठीक, जिसको नुकसान हुआ हो। बाहर अगर एक दो बैठे हुए वो तो बेनिफिशरी है ना। ठीक, वो कोई, मैं नुकसान के हवाले से क्या, जो लड़ रहे हैं वो इस लड़ाई का हिस्सा हैं, उसमें किसी भी एलीट का सिंगल इंडिविजुअल मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। अगर वो इस मिलिटेंसी को इतना रैशनलाइज और जस्टिफाइड समझते तो फिर शायद वो अपने बच्चों को भी इसका हिस्सा खुद भी बनवाते, खुद भी बनते, जो कि जब वो नहीं है तो मुझे लगता है कि वो कायल नहीं है इसके। ठीक, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे या बच्चियां इसका शिकार हो रहे हैं, वो पॉलिटिक्स है डुएबल का नाम। ठीक है, कि आप ये अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 1.5 लाख अमरीकी फ़ौज नेटो की सरबराही में अफ़गानिस्तान में रियासत या ज़मीन का कंट्रोल हासिल नहीं कर सके 20 साल में। ठीक, तो क्या 800 लड़के, जो इन्होंने भी कहा है कि हमने 800 लड़के 4-4, 6-6 घंटों के लिए शराएं बंद की,
या 2000 लड़के या 3000 लड़के, ये उर्दन और पैलेस्टाइन के करीब का जो टुकड़ा है मोर और लेस, उसका कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये खुद को धोखा दे रहे हैं, ठीक, आपको दे रहे हैं, मुझे दे, किसको दे रहे हैं? ठीक है। और अगर ये धोखा है तो फिर ये बच्चे जो इसका ईंधन बन रहे हैं, मुझसे तो वोट का सवाल करते हैं, मुझसे पानी फेंकने का सवाल करते हैं, बड़े ताने देते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में तबर्रा बेचते हैं। क्या मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं पूछ सकूं कि यार ये जो 2000, 800, 1000 जितने बंदे इस जंग में इसका ईंधन बने हैं, आखिर इसका सवाल हम किससे करें? ठीक है कि अगर ये जंग नहीं जीती जा सकती तो फिर ये शुरू क्यों की गई? ठीक है। और अगर ये हारी हुई जंग है तो ये किसके अना के लिए लड़ी जा रही है और किसने शुरू की और किसने ख़त्म करी? अब सवाल ये है कि स्टेट के पास ऑप्शन क्या? आखिरी सवाल आपसे, क्या करना चाहिए? देखिए, स्टेट के पास जो है ना एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है ना वो एक कंपोनेंट होता है, ठीक, और उस कंपोनेंट को बहुत स्मार्टली उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपके शाहराहों पे लोग बसों से उतार के कत्लो गारतगरी कर रहे हों और आप जो है ना जाके रात को बिस्तर में अपने बच्चों के साथ सो जाए। नो, दिस कैन नॉट हैपन। द स्टेट हैज़ टू रिस्पॉन्ड। ठीक, मैं ये कतन नहीं तजवीज़ कर रहा हूँ कि जी वो बलूचिस्तान के तूल और अर्द में यहाँ से फ़ौज चढ़ाएँ और वहाँ तक आखिर तक ले जाए, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चैलेंज ही नहीं है उस तरह। ठीक, जिस नेचर का चैलेंज है वो है गोरिल्ला वॉरफेयर है, हिट एंड रन है। आपको भी अपने टैक्टिक्स जो है ना उसी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में डिज़ाइन करने होंगे और उसी तरह रिस्पॉन्ड भी करना होगा। आई एम श्योर जो लोगों का काम है उस पर सोच भी रहे होंगे। उसके साथ साथ जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, जो स्टेट बिल्डिंग या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का जो चैलेंज है बलूचिस्तान के अंदर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनन, देखिए इट इज़ हाफ ऑफ पाकिस्तान। पंजाब के दोस्तों को ये ज़रूर रियलाइज़ होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, आप अगर 50,000 बंदों के लिए सड़क बनाते हैं, हस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, उसकी जो कॉस्ट आती है वो मेरे पास 50 लोगों के लिए आती है। ठीक, सही बात। पॉपुलेशन स्पेयर्स है, फैली हुई है, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। एक ये मद्देनज़र रखते हुए साथ में जब जर्मन यूनिफिकेशन हो रही थी तो वेस्ट जर्मन ने अपने रिसोर्सेज उस नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में लगाते हुए जो ईस्ट का डिसएडवांटेज था उसको फिल किया। ठीक, सही। अच्छा, इस फिलिंग का मतलब कतन ये नहीं है कि इलीट करप्शन में मुब्तला हो जाए और मैं पैसे कमा लूँ और सीएम कमा ले और दूसरा कमा ले। नो, आम बलोच में कैसे इन्वेस्ट करना है कि वो इकोनॉमिक बीइंग बन सके। ठीक हो गया। उसका जो वजूद है वो महाशी वजूद बन जाए, वेल ऑफ हो सके वो एज एन इंडिविजुअल, नॉट अनवार, नॉट मक्सी, ट्राइबल चीफ नहीं, जाम, मरी, बुकटी, आप इनको छोड़ दिए। हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गए हैं इनसे। आम आदमी एम्पावर होगा। इवन जो सक्सेशनिस्ट हैं इन्होंने आम लोगों को खड़ा कर दिया, इन्होंने ट्रेडिशनल सरदारों को फारग कर दिया। तो रियासत के पास तो इतनी रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर वो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिविजुअल्स में, लोग लामहला रियासत के साथ बेहतर ज़िंदगी के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा चैलेंज। महारंग बलोच से मुलाकात हुई आपकी कभी? नहीं, ज़ाती तौर पे मेरी कभी नहीं हुई। कभी भी नहीं। मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ। ठीक। और ये जो लोग हैं इस वक्त जो लड़ रहे हैं, जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, उनके साथ कोई रब्ता हुआ कभी आपका? नहीं, मेरा डायरेक्ट उनमें से किसी के साथ रब्ता नहीं, लेकिन तमाम लोगों को जानता हूँ मैं। और वो चाहते क्या हैं? फिर दोबारा मौतबाना तौर पे मैं गुजारिश करूं कि वो आज़ाद बलूचिस्तान की रियासत चाहते हैं, उसके लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन रखते हैं, और वो इस लड़ाई को मुख्तलिफ फेजेस में ले जाकर उसकी शिद्दत कहीं बढ़ाते हैं, कहीं घटाते हैं, लेकिन वो अपने इस कॉज के साथ क्लियरली एग्जिबिटेड और कमिटेड है। ठीक। और उनको सपोर्ट जो इंडिया की तरफ से मिल रही है, देखिए वो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, न ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ठीक। एक डिफेंस सेक्रेटरी थे अमेरिकन, मैं उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, चेक डगलस, और अभी रिसेंट पास्ट में गुजरे, अभी जहन में आ जाएगा तो बता दूंगा आपको। उन्होंने पब्लिकली कहा कि अफ़गान सरजमीन को इंडियंस जो है ना टू काउंटर
पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। ठीक, आपने कुलभूषण को पकड़ा, हमने शर्म अल शेख में डॉसियर दिया, ठीक है, मनमोहन सिंह ने उन पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुई कि उन्होंने कंसीड कर दिया कि हाँ ठीक है हम ये काम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हेडक्वार्टर में किसी को कोई शक है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर ये कर रहे हैं। इट इज़ नोन टू एवरीवन एंड एनीवन। ठीक है, ऐसी कोई बात होती ना जो डाइजेस्ट ना होती, जिससे लोग कन्विंस ना होते, उससे रिपल्सिवनेस होनी थी कि यार ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, एवरीवन नोस। लेकिन चूँकि इंडिया का एक इकोनॉमिक माइट है, उस इकोनॉमिक माइट की वजह से उस पर क्रिटिसिज्म कम होता है। सो मच सो वो सिख डिसिडेंट्स को कैनेडियन सॉइल पे मार रहे हैं। मतलब दिस इज़ अनहर्ड ऑफ। ये जुर्रत सोवियट्स ने नहीं की, ये जुर्रत केजीबी ने नहीं की। बिल्कुल सही बात। ये मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस, ये मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस जो रॉ का और हिंदुस्तान का है, वो बदकिस्मती से ऐसे शोविनिस्टिक अंदाज में एग्जिबिट हो रहा है कि मेरे ख्याल में ये दुनिया को हॉन्ट करेगा। बिल्कुल सही बात। काकड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बड़ा ममनून हूँ। और आप जिस तरह आपने बड़ी डिटेल के साथ ये इशू बताया, मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि कोई बलोच आके बता रहा है कि बलूचिस्तान का इशू क्या है और उसको टैकल कैसे करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।